नमस्कार। आज हम देखेंगे सॉल्यूशन के चैप्टर में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक में अवनमन। जब हम किसी विलायक के अंदर विलय मिला देते हैं तो उसके हिमांक के अंदर कमी आ जाती है, गिरावट आ जाती है। दैनिक जीवन में भी हम कई बार देखते हैं, जब हम बर्फ के अंदर नमक मिलाते हैं तो उससे हम फ्रीजिंग मिक्सचर बना लेते हैं और उसका टेम्परेचर 0 से कम हो जाता है। तो ये जो गिरावट होती है फ्रीजिंग पॉइंट में, ये क्यों होती है, ये आज हम इसमें देखेंगे और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। जितनी ये गिरावट होती है उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, जब हम विलायक का वाष्प दाब देखते हैं और विलयन का वाष्प दाब देखते हैं तो विलायक के वाष्प दाब की तुलना में विलयन का वाष्प दाब कम होता है। जब हम किसी विलायक के अंदर विलेय पदार्थ जो अवाष्पशील है को मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। हमने इस डायग्राम से देखिए 4 कर्व लिए हैं। एक ये जो कर्व है ये सॉल्वेंट का है, मतलब सॉल्वेंट सॉलिड के रूप में है। उस स्थिति में उसका कर्व है वाष्प दाब और टेम्परेचर के बीच में। इसको हम सब्लिमेशन कर्व भी कह सकते हैं। ये जो प्योर सॉल्वेंट है ठोस के रूप में हो जब, तो उस स्थिति के अंदर भी उसका कुछ वाष्प दाब होगा और उसके वाष्प दाब और टेम्परेचर के बीच में ये जो ग्राफ है इस तरह की सीधी रेखा एबीसी, जिसको हम कह सकते हैं, जहाँ पे एबीसी कर्व है। और ये जो ये वाला वक्र है ये लिक्विड सॉल्वेंट के लिए है। सॉल्वेंट लिक्विड के रूप में, उसके लिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है। सॉल्यूशन 1 के लिए, जिस सॉल्वेंट के अंदर हमने थोड़ा सा सॉल्यूट मिलाया, सॉल्यूशन 1 बनाया, तो उसके लिए ये देखिए ये वाला वक्र है। इसमें हम देख रहे हैं कि इस जो शुद्ध सॉल्वेंट है उसकी तुलना में ये वक्र, ये कर्व नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो विलियन 1 है इसका वेपर प्रेशर, अगर हम यहां से देखें तो इसका वेपर प्रेशर शुद्ध सॉल्वेंट से कम है, इसका वाष्प दाब कम है, इसीलिए इसका कर्व जो नीचे आ रहा है इसकी तुलना में। ऐसे ही हम सॉल्यूशन 2 ले रहे हैं जिसके अंदर थोड़ा सा हमने ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट मिलाया है सॉल्यूशन 1 की तुलना में, तो उसका वक्र हम देख रहे हैं और भी नीचे आ रहा है, यानी इसके वाष्प दाब में और भी ज्यादा कमी आई है सॉल्वेंट की तुलना में। तो उसका वाष्प दाब और टेम्परेचर के बीच में जो कर्व है वो इस तरह से आ रहा है। तो ये हम 4 वक्र हम देख रहे हैं। एक ये सॉलिड सॉल्वेंट के लिए वाष्प दाब और टेम्परेचर के बीच में, और जिसको हम सब्लिमेशन कर्व भी कह सकते हैं। फिर ये लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ये वाला वक्र, और इसको हम अगर नाम दें तो ये LMN, CL ये लिक्विड सॉल्वेंट के लिए है। इसी तरह BM ये जो सॉल्यूशन 1 के लिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में वक्र कर्व है, और सॉल्यूशन 2 के लिए AN वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में कर्व है। तो अब देखिए, हम पहले तो यही देख लेते हैं कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर जो सॉलिड और लिक्विड फेज है, सॉलिड और लिक्विड दोनों साम्य अवस्था में रहते हैं, दोनों साम्य अवस्था में रहते हैं और दोनों का वेपर प्रेशर भी बराबर होता है। सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर बराबर रहता है, वाष्प दाब बराबर रहता है हिमांक बिंदु पर, फ्रीजिंग पॉइंट पर वाष्प दाब बराबर रहता है। अब देखिए, जैसे लिक्विड का वाष्प दाब, जैसे पानी है उसका वाष्प दाब होगा, पानी के ऊपर पानी की वाष्प जाएगी उसका वाष्प दाब होगा, लेकिन बर्फ के ऊपर भी कुछ वाष्प दाब होगा। अब जैसे मान लीजिए हम पानी 10 डिग्री पे है तो उसकी वाष्प
उसका कुछ वाष्प दाब होगा, लेकिन उसका जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे उसका वाष्प दाब कम होता जाएगा और 0 डिग्री पे उसका जो वाष्प दाब है वो बर्फ के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, यानी वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, वो बर्फ में चेंज होना शुरू हो जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो इस तरह से सॉलिड और लिक्विड दोनों का जो वाष्प दाब है वो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर बराबर होता है। तो अब यहाँ से यही देखने की बात है, ये जो कर्व है ये लिक्विड सॉल्वेंट के लिए है और ये सॉलिड के लिए। अब दोनों का वाष्प दाब कहाँ बराबर हो रहा है, यहाँ पे इस सी पॉइंट के ऊपर दोनों का वाष्प दाब सॉलिड और लिक्विड का बराबर हो रहा है, यानी ये जो टेम्परेचर है जिसको हमने TF से प्रदर्शित किया है ये इनका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। लेकिन अब देखिए आप सॉल्यूशन 1 के लिए हम इस तरह से कहेंगे, सॉल्यूशन 1 का जो वाष्प दाब है वो इसकी तुलना में कम है और जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते हैं, देखिए इसका वाष्प दाब इस कर्व से कहाँ आगे मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है, B पॉइंट पे मिल रहा है, यानी B पॉइंट पे इस लिक्विड का और इस सॉलिड का वाष्प दाब बराबर होगा, यानी यहाँ ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अब हम देखें कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट T1 पे आ रहा है, यानी TF की तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में T1 इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम आ रहा है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट आई है। इसी तरह से हम यहाँ से देख सकते हैं सॉल्यूशन 2 के लिए, इसका देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है वाष्प दाब कम होता जा रहा है यहाँ तक, और पॉइंट ए पर इसका जो वाष्प दाब है वो सॉलिड के वाष्प दाब के बराबर है, यानी ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो T2 इसका फ्रीजिंग पॉइंट है जो TF की तुलना में और T1 से भी कम है, TF से भी कम है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में और भी ज्यादा गिरावट आई है। तो ये है फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। अब हम ये कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए इसमें अगर ये हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस ले रहे हैं तो हम उनको स्ट्रेट लाइन और पैरेलल लाइंस मान सकते हैं, और इससे जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं उनको हम आपस के अंदर उनको कंपेयर करेंगे, इनकी भुजाओं को हम कंपेयर करेंगे। एक ट्रायंगल हम लेंगे AC और E, एक ट्रायंगल है ACE और दूसरा ट्रायंगल है BCD। पहला ट्रायंगल ये वाला ACE, दूसरा BCD, ये दो ट्रायंगल। अब हम दोनों ट्रायंगल्स से देखेंगे, देखिए ये वाले हमने ट्रायंगल्स दिए हैं, इनकी भुजाएं BD ये वाली और AE, BD अपॉन AE, CD ये वाली और CE ये वाली, इस तरह से। अब हमने इनको इनकी वैल्यूज रखना है। BD की वैल्यू हम कैसे रखेंगे, BD देखिए ये वाली वैल्यू है TF माइनस T1, ऐसे AE की वैल्यू कितनी रखेंगे, TF माइनस T2 ये। इसी तरह से CD की वैल्यू देखिए, CD की वैल्यू कहां से रखेंगे, यहां से P माइनस T1 ये रखा हमने। CE की वैल्यू ये देखिए P माइनस P2 ये हमने यहाँ रखा है। अब देखिए TF माइनस T1 क्या है, ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब हिमांक में कमी है। जब हमने सॉल्यूशन 1 की तुलना की है प्योर सॉल्वेंट से तो उसके हिमांक में जो कमी आ रही है वो वाली कमी है, इसको हम मान लीजिए डेल्टा T1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, TF माइनस T1 को। इसी तरह से TF माइनस T2 क्या है, ये हमने सॉल्यूशन 2 लिया है और उसके हिमांक में जितनी कमी आई है शुद्ध विलायक की तुलना में वो है, तो इसको हम डेल्टा T2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और P माइनस T1 है वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी शुद्ध सॉल्वेंट और सॉल्यूशन 1 के वाष्प दाब में जितना अंतर है, जितनी कमी आ रही है वो है। और शुद्ध विलायक और P2, ये P2 क्या है, विलियन 2 का वाष्प दाब, विलायक से ये जो सॉल्यूशन 2 बनाया है उसके वाष्प दाब में जितनी कमी आ रही है उसको हम डेल्टा P2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इस ग्राफ से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो राइट हैंड साइड है इसमें हम ऊपर और नीचे दोनों को P से डिवाइड कर देते हैं। P शुद्ध सॉल्वेंट का वाष्प दाब है,
उससे हम ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इससे हम ऐसा लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन है उससे हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी है यानी डिप्रेशन है, वो वाष्प दाब अवनमन के प्रोपोर्शनल होगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के प्रोपोर्शनल होगा। यानी फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी हो रही है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वो प्रोपोर्शनल होगा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। इस तरह से इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं। हम इधर देखिए राउल्स लॉ से, राउल्स लॉ से हम इस तरह से कह सकते हैं, हमने देखा था राउल्स लॉ यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, सोल्यूट की मोल बिंदु के बराबर होता है। इधर हमने लिया है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और इधर ये क्या है, सोल्यूट की मोल बिंदु। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की मोलों की संख्या है, और कैपिटल एन सॉल्वेंट की मोल्स की संख्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने लिया है तो ये जो दोनों की मोलों की संख्या है उसको हम कैपिटल एन के बराबर ही मान सकते हैं, यानी विलायक की मात्रा काफी ज्यादा है, यानी कैपिटल एन का मान काफी ज्यादा है स्मॉल एन की तुलना में, इसलिए हम इन दोनों के योग को लगभग ये जो विलायक के मोल्स हैं उनके बराबर ही दे सकते हैं। तो इस वाली इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए ये जो स्मॉल एन है यानी विलय के मोलों की संख्या है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, विलय के मोल W ग्राम मान लीजिए है, विलय की जो मात्रा है W ग्राम मान लीजिए और उसका मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल m है, तो हम इसके मोलों की संख्या इस तरह से निकालते हैं, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। स्मॉल w विलय की मात्रा है ग्रामों में, वेट ऑफ सॉल्यूट, और स्मॉल m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हम मोल की संख्या ऐसे निकालते हैं। इसी तरीके से अगर हम विलायक के लिए लिखें, कैपिटल W ग्राम विलायक है और उसका मॉलिक्यूलर वेट है कैपिटल N, तो इस कैपिटल N का मान यानी इसके मोलों की संख्या हम इस तरह से लिखेंगे, क्या हमने कैपिटल W लिया है वेट ऑफ सॉल्वेंट और कैपिटल M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो स्मॉल एन और कैपिटल एन की वैल्यूज है ये हम यहाँ लिख रहे हैं, डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम ऊपर और कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम ऊपर। अब इसको जरा और सॉल्व कीजिए, डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू, देखिए स्मॉल डब्ल्यू और ये कैपिटल एम ऊपर चला जाएगा और ये W के साथ ये M जो है स्मॉल है वो नीचे आएगा इस तरह से। तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त होता है। मान लीजिए ये वाला जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 3। अब हम आगे देखते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2 में हमने लिखा है डेल्टा TF किसके प्रोपोर्शनल है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये जो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं 2 और 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू दिस स्मॉल w कैपिटल M
कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एम, ऐसा लिख सकते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 से ऐसा लिखा है। अब देखिए हम जब बराबर का निशान लगाएंगे यहाँ प्रोपोर्शनल के स्थान पे तो हमें कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। डेल्टा टी एफ बराबर, मान लीजिए हम ए यूज कर लेते हैं, ए कोई कांस्टेंट है, डब्ल्यू एन। अब देखिए इसमें एक कांस्टेंट दिया है और अगर सॉल्वेंट हम जैसे ले रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट एम भी कांस्टेंट ही है। एक सॉल्वेंट हम कांस्टेंट ले रहे हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट, एक सॉल्वेंट हम एक ही ले रहे हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट जैसे एम है वो कांस्टेंट ही होगा, तो ए एम भी एक कांस्टेंट ही होगा। उसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे और के को हम कहते हैं डिप्रेशन कांस्टेंट। डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू देखिए के ऊपर और क्या रहेगा, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू नीचे है, स्मॉल है। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। यानी हिमांक में जो डिप्रेशन हो रहा है, जो हिमांक में आगमन हो रहा है, वो किसके बराबर होगा, कैपिटल के डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू है ये विलय की ग्रामों में मात्रा अपॉन विलायक की ग्रामों में मात्रा और ये विलय का मॉलिक्यूलर वेट, इस तरह से इसके बराबर होगा। अब देखिए अगर हम ये जो W अपॉन एम है इसका मान 1 ले लें, क्या मतलब है इसका, 1 मोल विलय ले लें। 1 मोल विलय हुआ ना अगर ऐसा हम लिखते हैं तो। अब ये जो है ये विलय की मोलों की संख्या ही है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। तो अगर हम 1 विलय ले लें और कैपिटल डब्ल्यू यानी विलायक की मात्रा हम 1 ग्राम ले लें, तो 1 मोल विलय को 1 ग्राम विलायक के अंदर हम डिसॉल्व कर दें, तो ऐसी स्थिति में देखिए डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या होगी, के के बराबर होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, के को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि डिप्रेशन कांस्टेंट है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिप्रेशन कांस्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट यानी फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन के बराबर है जब हम 1 मोल विलय को 1 ग्राम विलायक में घोलेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होगी वो डिप्रेशन कांस्टेंट के बराबर होगी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन है मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखिए वैसे क्या है कि 1 ग्राम विलायक के अंदर 1 मोल विलय को घोलना व्यवहारिक नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं कि 1000 ग्राम विलायक के अंदर 1 मोल विलय घोलेंगे। तो फिर देखिए क्या होगा ऐसी स्थिति में, अगर हम कैपिटल डब्ल्यू को 1000 ग्राम ले लेते हैं, 1000 ग्राम, और ये विलय के मोलों की संख्या 1 है, तो फिर डेल्टा टी एफ में क्या लिखा जाएगा, कैपिटल के अपॉन 1000 इंटू 1 से तो कोई मतलब नहीं करने से, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ। उस स्थिति के अंदर डेल्टा टी एफ का मान ये आएगा। अब ये जो है क्योंकि के कांस्टेंट है कैपिटल के और हमने 1000 से इसको डिवाइड किया हुआ है, तो ये भी एक कांस्टेंट है, इसको एक नया कांस्टेंट के बी मानते हैं। और ये के बी जो है ये कहलाता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। अब देखिए यहां से अब हम के बी और के बीच में क्या रिलेशन दे सकते हैं, कैपिटल के इक्वल टू 1000 के बी।
ऐसा लिख सकते हैं। अब आप ये जो इक्वेशन है, इसके अंदर k की वैल्यू रख दीजिए। ऐसा करने पे क्या आएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 kV स्मॉल w अपॉन कैपिटल W ए। इस तरह से डेल्टा TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट में जो 1 हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, उसको हम इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में 1